भाई साहब, भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी को नियंत्रित कैसे किया जाए, इसके ऊपर इन दिनों कहूं बहुत मेहनत हो रही है। पक्ष विपक्ष दोनों हैं इस बात के, लेकिन आज का जो सेशन है इसको आप किसी और नजरिए से भी देखें तो काम चलेगा। मैं तो केवल आपको यह घटना पढ़ा रहा हूं। आपको मालूम होगा, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट बोर्ड को खत्म कर दिया गया था। फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट बोर्ड को खत्म कर दिया गया था। मतलब अगर सेंसर बोर्ड आपकी फिल्म को सेंसर कर दे, यह कहते हुए कि नहीं, इस फिल्म के इतने दृश्य काटे जाएंगे, तो आप अपील नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है आपको याद हो। तो अपीलेट बोर्ड को तो खत्म कर दिया गया भारत ने, यानी भारत सरकार ने। लेकिन जिस सेंसर बोर्ड का निर्माण सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत हुआ था, अब सिनेमेटोग्राफी एक्ट को ही बदलने का प्रावधान कर दिया गया है। ये क्या चक्कर है यार? सिनेमा को बदलने के पीछे सरकार क्यों तुली हुई है? क्या इसके पीछे कोई और रणनीति है, कोई स्ट्रेटजी है? वो आप दिमाग लगाइएगा। तो सरकार ने फिल्म के साथ में दो काम किए हैं। पहला काम क्या था? सेंसर बोर्ड में आपकी फिल्म अटक गई, कोई मूवी का दृश्य काट दिया सेंसर बोर्ड ने, तो आप अपील करने कहीं जा सकते थे। मैंने 2 महीने पहले ही पढ़ाया है आपको कि भारत सरकार ने अपीलेट बोर्ड को ही खत्म कर दिया। यानी कि सेंट्रल फिल्म सर्टिफिकेशन जो है CBFC, वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो मुंबई में है, अगर आपको उसकी बात समझ नहीं आई, अर्थात आपको सेंसर बोर्ड की बात समझ नहीं आई, तो जहां अपील करने जाते थे वो तो खत्म कर दिया। लेकिन अब पता है, जिस एक्ट के माध्यम से सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट बना था, अब उस एक्ट में भी संशोधन लाया जा रहा है। और एक्ट में संशोधन ला करके सरकार जो करने जा रही है, अगर इसको सुन लेंगे तो भैया आपके कान एकदम टाएं से खड़े हो जाएंगे। काम यह है कि अगर सेंसर बोर्ड ने किसी चीज को सेंसर कर दिया और सरकार को लगता है कि सेंसर बोर्ड ने भी ढंग का काम नहीं किया, तो जनाब सरकार सेंसर कर देगी। उस फिल्म के उन हिस्सों को सरकार काट पीट देगी। पहले तो बोलेगी सेंसर बोर्ड से कि सुनो बेटा, इस फिल्म का ये हिस्सा काटो, और अगर नहीं काट सकते तो हम काट देंगे, क्योंकि सरकार खुद के पास अब नई ताकत लेने जा रही है। तो आइए इसी क्रम में आपको आज का ये एक्ट पढ़ना चाहिए। भारत सरकार ने हाल ही में जनता के सामने सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के अंदर संशोधन प्रस्तावित किए हैं और उन संशोधनों को पब्लिक डोमेन में रख दिया है। ड्राफ्ट बिल को जनता के सामने रख दिया है। 2 जुलाई तक जनता को उस पर अपने व्यू दर्ज कराने हैं। जनता अपने द्वारा उस पर कमेंट करे। जब यह बिल जनता के डोमेन में लोगों के प्रभावित व्यक्तियों के द्वारा इस पर सही प्रतिक्रिया के माध्यम से सरकार के पास ये सारी जानकारियां पहुंच जाएंगी, तो यह बिल फिर संसद के सामने लाया जाएगा और सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में संशोधन कर दिया जाएगा। तो चर्चा कर रहे हैं हम सिनेमेटोग्राफी एक्ट की। आइए चर्चा करते हैं। तो साथियों, क्या है सिनेमेटोग्राफी संशोधन विधेयक 2021? तो आइए हम इस पूरी जानकारी को पढ़ते हैं, क्योंकि यह गवर्नेंस संबंधित विषय है। यहां से बहुत सारे विषय सोशल मुद्दों से भी जुड़े हुए निकल के आएंगे। आइए हम एक एक करके सारी बातें करते हैं। 1952 में आया था ओरिजिनल सिनेमेटोग्राफी एक्ट, और 1952 के अंदर आए हुए इस ओरिजिनल सिनेमेटोग्राफी एक्ट के अंदर अब सरकार इस सेंसर एक्ट के अंदर बदलाव करने जा रही है। मैं आपको बता दूं साथियों, जिसे आप सेंसर बोर्ड बोलते हैं, असल में वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है। वो ही सेंसर का मतलब होता है रोकना, अवरुद्ध करना, काट देना, बैन कर देना, दैट इज सेंसर। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि बहुत सारी फिल्म में ऐसे कई दृश्य होते हैं, ऐसे कोई सीन या ऐसा कोई डायलॉग, ऐसा कोई विचार होता है जो देश में किसी भी प्रकार से देश के अंदर अखंडता को नुकसान पहुंचा सकता है। देश में ऐसे बहुत सारे प्रकार होते हैं जिसके माध्यम से अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कार्य ना करे तो जाने पता नहीं फिल्में किस प्रकार का माहौल समाज में घोल दे। आपने देखा भी होगा कि लास्ट डेज में इन दिनों काफी ज्यादा फिल्मों को लेकर के लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया है। फिर चाहे वो पद्मावत मूवी हो या पानीपत, जो भी आपने मूवीज देखी हो, इतिहास के साथ आने वाली मूवीज हो या फिर फिल्मों के साथ में आने वाली वो सारी तथ्यात्मक जानकारी हो जिसे लेकर के लोगों को आपत्ति होती है और देश की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचता है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ऐसे सभी विवादित बयानों को
आर्टिकल 19 यानी भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर सब क्लॉज 2 के तहत, क्योंकि सब क्लॉज 2 भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात करता है। आप ध्यान से समझिएगा, आप लोग जब मूल अधिकार पढ़ते हैं तो मूल अधिकार को आधा पढ़ते हैं। आर्टिकल 19 कहता है कि व्यक्ति को भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी है, अर्थात आपके मन में आया आपने अभिव्यक्त कर दिया। जी नहीं, अभिव्यक्ति जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ आपको दी जाती है, यानी युक्ति युक्त प्रतिबंध के साथ आपको दी जाती है, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर जरूरत पड़ी तो आपकी भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी को कर्टेल किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ, किस आधार पर कि आपका कोई भाषण देश की एकता अखंडता को तोड़ने वाला हो, देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाने वाला हो, देश के अपने पड़ोसी मुद्दे देशों के साथ में संबंध बिगाड़ने वाला हो। ऐसी स्थिति में अगर आपका कोई भी बयान देश के खिलाफ जाता है तो ऐसी भाषण और अभिव्यक्ति को रोका जा सकता है। इसी कानून का या इसी संविधान के अंदर दी हुई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वाली लाइन का ही ध्यान में रखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का निर्माण किया गया था, या मैं ये कहूं सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 का निर्माण किया गया था। और आज भी सरकार जो करने जा रही है वो असल में इसी एक्ट के अंदर इसी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का उपयोग करके सरकार करने जा रही है। तो आइए चर्चा करते हैं क्या होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, एक बार के लिए जान लीजिए। उम्मीद है आपको पता होगा, प्रसून जोशी एक अच्छे लिरिसिस्ट हैं और मोदी जी का एक बहुत विख्यात उनका इंटरव्यू भी है, आपने देखा होगा, लोगों ने काफी मीम्स बनाए हुए हैं अगर आपने देखा हो। प्रसून जोशी वर्तमान में इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट के प्रधान हैं। इनके साथ में 9 लोग और हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये एक स्टेटवरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट जो है ये मुंबई में स्थित एक संस्था है जिसे सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत बनाया गया था। यह तथ्यात्मक जानकारी मैंने आपको यहां पर दे दी है। अब इसी को हम फिल्म का सेंसरशिप भी कहते हैं। सेंसरशिप के माध्यम से भारत में फिल्मों को सेंसर किया जाता है, रोका जाता है, उनको सेंसर का हिसाब से सर्टिफिकेट्स बांटे जाते हैं। यह बोर्ड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आती है, जिसके मंत्री खुद प्रकाश जावड़ेकर हैं और इसी मंत्रालय के द्वारा इन लोगों की नियुक्ति की जाती है, जैसे कि प्रसून जोशी और +9 लोगों की नियुक्ति की जाती है। भारत सरकार ने हाल ही में इसी वाले सिनेमेटोग्राफी बिल के अंदर अमेंडमेंट प्रस्तावित किया है और इस अमेंडमेंट प्रस्तावित करने के बाद में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट के द्वारा सेंसर की गई जो चीजें थी अब उन्हें क्या किया जा सकेगा, उन्हें मेरे प्यारे साथियों और एक बार सरकार के द्वारा रिव्यू किया जा सकेगा। यहां पर 3 चीजें हैं साथियों जो की जा रही हैं, एक बार के लिए आप देख लीजिएगा। आप इन्हें अपने मेंस के आंसर में स्टेट पीसीएस वाले और यूपीएससी वाले ध्यान दें। ये 3 ही पॉइंट हैं जो आपको लिखने हैं। अगर ये 3 पॉइंट आपके आंसर में आ गए तो आपका आंसर कंप्लीट कहलाएगा। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूं, एक बार पानी पी लो। पहला है ग्रांटिंग रिविजनरी पावर। नंबर 1, अगर कोई आपसे पूछे कि इस एक्ट में क्या प्रोविजन किया गया है तो पहला है ग्रांटिंग रिविजनरी पावर। इसका मतलब होगा कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट है, हां जी, रोहित लिख रहे हैं कि ई खेसरिया धनिया पुदीना का कुछ नहीं है क्या कानून। भाई साहब हो सकता है खेसरिया की फिल्में भी कानून में आ जाएं। हाँ जी, शुभम बारगड़े लिख रहे हैं भोजपुरी फिल्म। हाँ बिल्कुल भाई साहब, भोजपुरी फिल्मों के अंदर तो मतलब अलग ही प्रकार का रस होता है। अब वो पता नहीं फिल्मों में गानों के साथ में क्या ही करते हैं, लेकिन लगता है कि वो कौन से ही गाने भाषा में चले जा रहे हैं। कभी जाएंगे उस दिशा पे भाई। हाँ तो भाई ग्रांटिंग रिविजनरी पावर्स जो हैं, ग्रांटिंग रिविजनरी पावर का मतलब हुआ कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट ने जिनके ऊपर अपने द्वारा मार्क दे दिए उन मार्किंग के बाद भी उन्हें री एग्जामिन किया जा सकता है। री एग्जामिन का मतलब हुआ उन्हें दोबारा से चेक किया जा सकता है। पहला तो हुआ ये। दूसरा जो यहां पर बनने जा रहा है, अच्छा मैं एक चीज और आपको यहां बताना चाहूंगा, आप इसे भी समझने का प्रयास करें कि इन्हें वापस से देखा जा सकता है। ये मैंने आपको बता दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि फिल्मों में बहुत सारे आपत्तिजनक कंटेंट होते हैं जिन्हें देखने के लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का उपयोग किया जा रहा है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के अंदर मेंशन्ड है, जिसमें ऐसी किसी भी भाषा अभिव्यक्ति को खिलाफ माना गया है जो कि देश के अंदर तोड़ने वाली हो। अच्छा, दूसरा जो कार्य किया जा रहा है वो क्या है? पहला पॉइंट मैंने बता दिया, आप उसको देख सकते हैं, वापस से रिविजिट कर सकते हैं। दूसरा है सब डिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग यूए कैटेगरी। इसका मतलब क्या है साथियों? भारत के अंदर जो फिल्में होती हैं इनको 4 कैटेगरी में बांटकर आपको दिखाया जाता है। अगर आप कभी फिल्म हॉल में पिक्चर देखने गए हो तो पिक्चर के पहले ही पेज पर आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट का
एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है कि यह फिल्म किस कैटेगरी की है। वो 4 कैटेगरी ऑलरेडी इंडिया में चलती थी। वो कौन कौन सी कैटेगरी थी, आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली कैटेगरी होती है यू कैटेगरी। यू का मतलब हम लोग यूनिवर्सल समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब होता है अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, अर्थात अगर किसी फिल्म को यू कैटेगरी मिली है, इसका अर्थ हुआ कि उसे बिना प्रतिबंध के सभी लोगों को दिखाया जा सकता है, उसे दिखाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, नंबर 1। नंबर दूसरा होता है अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन बट which a word of caution that parental discretion required for children below 12 year, इसे यूए कैटेगरी में कहा जाता है। तो पहला तो हुआ यू कैटेगरी, जिसे सब लोग देख सकते हैं, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। एक कैटेगरी जिसमें कि भारत की 90% फिल्मों को परमिशन दी जाती है, वो होती है यूए कैटेगरी। अर्थात अगर बच्चा 12 साल से कम का मूवी देखने जाए और फिल्म सर्टिफिकेट से वो मतलब बूथ से अगर वो टिकट मांगे, तो उसे वो दुकानदार या फिर वो जो सिनेमा के बाहर टिकट विंडो वाला है, वो टिकट नहीं देगा। 12 साल से कम बच्चे को टिकट नहीं देगा। लेकिन अगर वो बच्चा पेरेंट्स के साथ है, अर्थात पेरेंट्स की अनुमति से वो बच्चा मूवी देखने आया है, तो उसे फिल्म के देखने की इजाजत हो सकती है। यह वाली कैटेगरी कहलाती है यूए कैटेगरी, अर्थात डिस्क्रिशनरी पावर, विवेकाधीन अधिकार पेरेंट्स का उपयोग में लिया जाता है। सेकंड कैटेगरी इंडिया में यह है। तो पहली कैटेगरी यू हो गई, दूसरी यू/ए हो गई। तीसरी कैटेगरी होती है रेस्ट्रिक्टेड टू अडल्ट्स, यानी ऐसी कैटेगरी जो 18 प्लस से अधिक उम्र के ही लोगों को दिखाई जा सकती है। उससे कम उम्र के बच्चों को पेरेंट्स अगर ले भी जा रहे हैं, तो उन्हें जाने की इजाजत फिल्म थिएटर के अंदर नहीं होगी। ऐसी फिल्मों को अडल्ट कैटेगरी में रखा जाता है। नंबर लास्ट है रेस्ट्रिक्टेड टू एनी स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन्स। मतलब ऐसा हुआ, मान लीजिए कि कोई विशेष प्रकार से फिल्म बनाई गई है जो केवल भारतीय सेना के लिए है, दिव्यांगजनों के लिए है, भारत के डिप्लोमेट्स के लिए है, भारत के ब्यूरोक्रेट्स के लिए है, ऐसी फिल्मों को एस कैटेगरी में रखा जाता है। तो पहले तो आपको यह याद रखना है कि भारत में ऑलरेडी फिल्म सर्टिफिकेशन 4 प्रकार का होता है। अब जो नया कानून आ रहा है, अब ध्यान से सुनना, ये जो नया कानून आ रहा है, ये इस यूए वाली कैटेगरी को और आगे बांट रहा है। यानी ये कानून में यू एज ऑलरेडी रहेगा, अडल्ट भी रहेगा, एस भी रहेगा। ये जो यूए कैटेगरी है, इसे अलग अलग भागों में बांट दिया जाएगा। अर्थात फिल्म देखने जाएं, लेकिन इसमें भी अलग अलग कैटेगरी होंगी। और वो कौन सी होंगी? एक कैटेगरी होगी UA7+। UA7+ का मतलब हुआ कि आप तो देखने जा सकते हैं, लेकिन 7 साल के बच्चे को ही आप ऊपर ले जा सकते हैं। दूसरा है UA13+, यानी 13 साल से ऊपर के बच्चे को ही आप वो फिल्म दिखा सकते हैं। और तीसरा होगा UA16+, यानी कि 7, 13 और 16, अर्थात 18 से पहले भी 3 कैटेगरी बन जाएंगी, 7 साल, 13 साल और 16 साल। अर्थात एक प्रकार से अगर कहा जाए तो यू के साथ में 3 और जुड़ गई, 4, 5, 6, कुल 6 कैटेगरी नई बनने वाली हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, यह सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझ में आ गई। तीसरा जो कानून में प्रस्ताव रखा गया है, उसकी तो बहुत सारी समितियों ने खुद ने भी रिकमेंडेशन दी हुई है कि ऐसा कार्य किया जाना चाहिए। और वो कौन सा है? फिल्म पायरेसी। फिल्म की पायरेसी यानी कि कोई भी कॉपी करते हुए पाया गया। जैसे बहुत सारी जगह पर आपने भी देखा होगा, हर फिल्म आप पिक्चर हॉल में देखकर नहीं आते, लेकिन आप अपने मोबाइल में मात्र 10 रुपए में उस फिल्म को देख लेते हैं। लेकिन ऑल थैंक्स गोज टू जियो एंड टेलीग्राम कि आजकल कई फिल्में टेलीग्राम पर मुफ्त में भी उपलब्ध हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जहां पर फिल्में मुफ्त में भी डाउनलोड हो जाती हैं। आप पूछेंगे क्या यह सर्टिफिकेशन केवल बॉलीवुड के लिए है? नहीं, भारत में जितनी भी रीजनल फिल्म है वहां पर भी यही सर्टिफिकेट चलता है। ठीक है ना? अच्छा, इसके अलावा तो सवाल यह है कि सर हम इतने सस्ते में इतनी बड़ी मूवी कैसे देख लेते हैं? अभी रिसेंटली एक मूवी रिलीज भी नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से, फास्ट एंड फ्यूरियस 9, उसका लीक्ड वर्जन यूट्यूब पे तैर रहा है। कहने का मतलब यह है कि तमाम प्रकार की जो फिल्में हैं वो भले ही आई हो या ना आई हो, लोगों के मोबाइल में आ चुकी होती हैं। ये होती हैं पायरेटेड फिल्म। पायरेटेड का मतलब
जो कि लीगल प्रकार से नहीं खरीदी गई हैं, उनकी कॉपी बना करके उन्हें रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसी पायरेटेड फिल्म के ऊपर बैन लगाने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है कि पायरेसी को कैसे रोका जाए। तो सिनेमेटोग्राफी एक्ट के अंतर्गत ही एक नया धारा एक्ट की गई है, एक नया सेक्शन ऐड किया गया है, दैट इज सेक्शन 6AA। याद कर लीजिएगा, यहां पर एक सेक्शन ऐड किया गया है, इसका नाम है 6AA, और इसमें मिनिमम 3 साल की सजा का प्रावधान है, 5 लाख तक की दंड का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? इतना करने के बाद में पायरेसी रुक सकती है, सरकार का ऐसा मानना है। तो 3 प्रोविजन हो गए, री एग्जामिन करने का, फिल्म का सर्टिफिकेशन करने का, और तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया पायरेसी को रोकने का। फिर आप पूछेंगे तो सर लोगों को इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सरकार ने इसको पब्लिक डोमेन में क्यों रखा है? देखिए, सरकार एक बहुत समझदार काम करती है। समझदार काम क्या करती है? आपके सामने जब भी कोई कानून लाती है उसके 2 तो अच्छे बिंदु लेके आती है, और एक बिंदु ऐसा लेके आती है उसके साथ में जिसमें हो सकता है आपको आपत्ति हो। यहां पर भी यही हुआ है। आपत्ति आपको नहीं होगी, फिल्म सर्टिफिकेट वालों को होगी। क्यों? जिनकी फिल्म बनती है वो चाहते हैं कि उनकी फिल्म को तुरंत अलाउ किया जाए। लेकिन कल को अगर सरकार भी जनता के साथ चलना शुरू कर दी कि भाई किसी समाज के किसी वर्ग ने यह कह दिया कि मुझे इस फिल्म के इस दृश्य से आपत्ति है, देश तो पूरी तरह डाइवर्सिटी वाला देश है ना। और सबसे बड़ी बात, फिल्में वो दिखाती हैं चीजें जो समाज में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। मतलब एक बहुत बड़ा वाद विवाद इस चीज पर भी बहस होता है कि फिल्मों में वो चीजें नहीं दिखाई जाती जो आपके समाज में नहीं है, समाज में है वो चीजें फिल्मों में आ रही हैं। तो फिर एक बहस का बिंदु बनता है, समाज में तो आप उस चीज को रोक नहीं रहे हो, फिल्म में अगर उसे दिखा दिया तो आप उसको सेंसर कर दे रहे हो, और सेंसर करने के लिए आप जनमत के आधार पर चलने वाले हो। जनता ने कह दिया कि यह सीन हटना चाहिए, सरकार ने सेंसर बोर्ड भी यूजलेस कर दिया ना। अब तो आप सोच के देखिए, सरकार, इसका मतलब कभी सरकार के खिलाफ कोई मूवी बनेगी तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा। आप जरा सोचिए कि यह कितना ज्यादा खतरनाक होगा कि अगर अभी देखिए, नोटिस करिए, कोई फिल्म बनकर के आई, उस फिल्म में सेंटर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट जिसमें पदों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, उसने खुद से ही कोई फिल्म बनकर के आई और उसके बहुत सारे सीन काट दिए, इसलिए कि यह सरकार विरोधी थे। नंबर 1 बात। अब आपको लगा कि सरकार विरोधी फिल्म जो थी उसके अंदर से सीन काट दिए, लेकिन उसके बाद भी सरकार को लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, फिर और काट दिया। तो आप कहीं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के नाम पर भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी को तो बंद नहीं कर रहे भाई साहब। सिनेमा वो दिखाता है जो होता है। तो आपने कहीं जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर बैन लगाने के लिए आपने तरह तरह के प्रोविजंस सोशल मीडिया पर लगाए, ये क्या एक प्रकार का संगठित प्रयास नहीं लगता? आप इस पर विचार करिएगा और इस पर आंसर लिखिएगा। आप रिसेंट डेज में जितनी भी न्यूज़ सुन रहे हैं, क्या आपको यह नहीं लग रहा कि सब जगह बोलने की और अभिव्यक्ति की आजादी को रोका जा रहा है, और यह कहते हुए कि देश को खतरा है? आप नोटिस करिए, आपने हाल ही में ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन पर प्रतिबंधों को सुना, आपने इन पर प्रतिबंधों के लिए लगाई गई जो अटकलें हैं उनको सुना, और उनको डिफेंड करने के लिए 10 प्रकार की बातें भी सुना दी गई कि देश के कानून मंत्री के साथ ऐसा हुआ, फलाने। आपके सेंटिमेंट्स, जनता के सेंटिमेंट्स सरकार के साथ जोड़ लिए गए, लेकिन अल्टीमेटली आपकी अब कही हुई बातें आप डरने लगेंगे। आप कुछ भी लिखने से पहले 4 बार सोचेंगे। तो क्या सरकार अपने खिलाफ बोले जाने वाली बातों को कंट्रोल करना चाहती है? नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, आपने नोटिस किया हो, डिजिटल मीडिया हो या ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जिन्हें आप OTT प्लेटफॉर्म कहते हैं, क्या धीरे धीरे आप उन्हें सेंसर नहीं कर रहे? क्योंकि आपने उनमें भी ऐसे बोर्ड बिठा दिए जो कि किसी भी चीज को जाने से पहले ही रोक देंगे। क्योंकि फिल्में बहुत बार ऐसी चीजें दिखाती हैं जो सच्चाई के बहुत नजदीक होती हैं। इमरजेंसी के ऊपर फिल्म आ चुकी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी आ चुकी हैं जो सरकार के द्वारा की गई चीजों से लोगों को जागरूक करती हैं कि देखिए आपके साथ ये हो रहा है, एक नया एंगल देती हैं। आप उन्हें आने ही नहीं देंगे, और समाज का बिल्कुल शीशा प्रतिबिंब होती हैं फिल्में। अगर ये फिल्में रोक दी जाएंगी तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप अपने माध्यम से
अपने खिलाफ बनने वाली आवाज को ही रोक रहे हों। यह एक बहुत बड़ा और चिंतनीय विषय है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं साथियों कि देश में जब देश आजाद नहीं था तो इसी प्रकार की सेंसरशिप के विरोध में देश के बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बड़े आंदोलन किए थे। जब पत्रकारिता को लेकर के अंग्रेजों के द्वारा यह कहा गया था कि हिंदी में अखबार नहीं छपेगा तो लोगों ने इंग्लिश में अखबार निकाल दिए थे। हमारे यहां पर पहले भी ऐसे कानून हुआ करते थे। आपको मैं बता दूं कि पत्रकारिता में ऐसे कानूनों के खिलाफ भारत में बड़े आंदोलन लड़े गए हैं, जिसमें यह कहा जाता था कि पत्रकार जब कोई अखबार छापे तो पहले वो सरकार के पास जाएगा। अंग्रेजों के समय हुआ करते थे। तो क्या ये सारे कानून जो आज बन के आ रहे हैं ये ड्रैकोनियन नहीं है? क्या ये देश को वापस उस परतंत्रता की तरफ नहीं ले जा रहे हैं? इन मुद्दों पर विचार करिएगा, अपना आंसर राइट अप तैयार करिएगा, अपने आप को डिबेट के लिए तैयार करिएगा, एक बेहतर आंसर लिखिएगा कि क्या भाषण की अभिव्यक्ति की आजादी, क्या वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कह करके आपको दबाने का प्रयास तो नहीं है? क्या आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज 1 और आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 एक दूसरे को कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करते? यदि ये कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं तो क्या इनमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए ताकि इनके बीच में एक लाइन खींची जा सके? और फिल्म मीडिया इसी चीज को लेकर सबसे ज्यादा प्रभावित है। उनका यह कहना है कि पहले सेंसर बोर्ड होता था तो हम अपीलेट बोर्ड में चले जाते थे, लेकिन आज अपीलेट बोर्ड खत्म कर दिया है। अब हमारी फिल्में सेंसर होंगी और अगर कुछ बच भी गया तो सरकार ने जनता को खुश करने के लिए फिर कुछ काट कर दिया। तो ऐसी स्थिति में हम दिखाएंगे क्या? तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने बहुत बड़े संवेदनशील मुद्दे को एक सही दिशा में समझा है। और यदि आप इस दिशा को सही से समझ गए हैं, बजाय मेरा विरोध करने के मैं आपको दिशा देता हूं। मैं आपको केवल पढ़ाते समय यह बताता हूं कि सही क्या, गलत क्या और पक्ष और विपक्ष क्या। मैंने आपको पूरा ये न्यूज सुनाया और उसके साथ पक्ष और विपक्ष दोनों बताए, रादर देन मेरा विरोध करने के। ना आप में से बहुत सारे लोग सामान्यतया उन लोगों को अपना विरोधी बना लेते हैं जो आपको अवेयर दे रहे होते हैं, अवेयरनेस दे रहे होते हैं कि यार सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। सर, मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं भाई, मैं सरकार के समर्थन में भी नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूं। अब वो जानकारी आपको कितनी लगती है अपने पक्ष में विपक्ष में, वो आप खुद देखिएगा। अगर आपको थोड़ी भी बातें समझ में आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा इन्हें शेयर करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि लोगों को उतना ही ज्यादा दिखाई देता है जितना आप वीडियो लाइक करते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी जो मैंने आपको यहां समझाने का प्रयास किया है। चलते हैं आगे की तरफ। बहुत ही प्यारा सवाल आपने सीख लिया। अब अगले सवाल की बात करते हैं पेड कोर्सेज की। तो पेड कोर्सेज में हमारा बुधवार से यानी कल से स्टैटिक जीके के अंदर इकोनॉमिक्स का कोर्स आ रहा है। एसएससी कैटेगरी के अंदर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वो कोर्स लाइव भी होगा, पुरानी क्लासेस भी देख पाएंगे, टेस्ट सीरीज भी देख पाएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आप यूज कर पाएंगे। 30 तारीख तक हमारा एक बैच और चल रहा है यूपीएससी के अंदर। ये बहुत खास बैच है, जिस बैच में आपको एडुकेटर्स जो मिल रहे हैं वो खुद यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाइड एडुकेटर्स हैं जो आपको क्लासेस पढ़ाने वाले हैं। 1-to-1 गाइडेंस देंगे, आस्क मी एनीथिंग सेशन होगा, यूपीएससी इंटरव्यू की गाइडेंस ऑप्शनल के साथ साथ पूरी पढ़ाई यही आपको कराने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इनका कोर्स परचेज कर सकते हैं। इनका कोर्स परचेज करने के लिए आपको ऑफर जो यूज करना पड़ेगा वो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा आइकॉनिक का, जिसकी कीमत 1,17,000 है आफ्टर डिस्काउंट। यदि एडिशनल 10% डिस्काउंट आप चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज कर लें और उसके साथ में आपको यह सब्सक्रिप्शन आसानी से उपलब्ध हो जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ में। इजी ईएमआई के साथ यह ऑप्शन उपलब्ध है। इसमें आपको ऑप्शनल भी मिलेगा, ऑप्शनल के साथ साथ आपको जो बुक्स दी जा रही हैं वो भी मिलेंगी। मेंस 2023 तक की वैलिडिटी मिलेगी, 80 टेस्ट आपको इसके अंदर मिलेंगे, तमाम चीजें आपको मिलेंगी। और इसके अलावा जितने भी एडुकेटर्स अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं उनका क्लास तो आप देख ही पाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत ही लाजवाब बैच है जो होने वाला है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर, जो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं, आप वहां पर हमसे जुड़ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी पर कोई भी क्लास आप परचेज करें, ऐसा नहीं है कि ये सारी सुविधाएं और बैचेस के साथ नहीं है, ये वाला बैच नहीं होगा, बाकी बैचेस आप इनको यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इस तरह की जानकारी हमसे प्राप्त कर ही रहे हैं। इसको लेते कैसे हैं सब्सक्रिप्शन को? अनअकैडमी पर जाएं, गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, अनअकैडमी को डाउनलोड करें, फोन नंबर से अपने आप को रजिस्टर करें, गोल सेलेक्ट कर लें। लेट से मैंने एसएससी का गोल सेलेक्ट किया, 12 महीने का गोल सिलेक्शन है 6500 रुपए का, अंकित10 रेफरल कोड लगाया, 5850 रुपए में आपको वो मिल गया। ठीक है, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल अवस्थी जो है AVASTHI करके आप लिखें, और यहां पर आपको 64,000 विद्यार्थी जुड़े हुए मिलेंगे जिनसे आप साथ में जुड़ सकते हैं, और वहां पर इस क्लास की PDF भी आपको मिल जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।